अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अयान स्कैरी स्टोरीज़। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैर खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा ऐसे ही खुश रखे और सेहत वाली लंबी उम्र दे, ज़िंदगी में कभी भी किसी का मोहताज ना करे। और जितने लोग परेशान हैं अल्लाह ताला उनकी परेशानियाँ दूर फरमाए, और जितने लोग बीमार हैं अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, और जितने लोग इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं अल्लाह ताला उनकी बख्शिश फरमाए। मेरी ये दुआ है आप लोगों के लिए, और आप मुझे और मेरी फैमिली को भी अपनी दुआओं में याद रखा करें। मेरा नाम है आयान और मैं आप लोगों की भेजी गई स्टोरीज़ को नारेट करता हूँ। अगर आपके पास भी कोई हॉरर स्टोरीज़ है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर आप मुझे सेंड कर सकते हैं, मैं आपकी भी स्टोरी नारेट कर दूँगा। तो बिना देरी किए बढ़ते हैं अपनी आज की स्टोरी की तरफ। मेरा ताल्लुक़ फैसलाबाद के किसी गांव से है और ये वाक़या 2008 का है, जब मेरी उम्र 15 साल थी। हम शुरू से ही जॉइंट फैमिली में रहते थे। घरेलू झगड़ों से तंग आकर आखिर हम लोग करीबी कस्बे में शिफ्ट हो गए। मेरे वालिद एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जॉब करते थे। उन्हें गवर्नमेंट की तरफ से एक क्वार्टर मिल गया था। वो क्वार्टर जिस जगह था वो ना ही कोई बड़ी सिटी थी और ना ही किसी गांव की तरह। यहाँ सब सहूलियात थीं। यहाँ से एक नई शुरुआत होती है ज़िंदगी की। हम 3 बहन भाई थे। मेरा बड़ा भाई और बहन कॉलेज एजुकेशन के लिए मेरी खाला के पास चले गए। मैं घर में अकेला बच्चा रह गया था। जब हम इस घर में शिफ्ट हुए तो ये घर बिल्कुल ही वीरान पड़ा था। अब्बू ने इस घर में काफ़ी काम करवाया। कंपनी के नेबर ने बताया था कि ये घर किसी को भी अलाउड नहीं हुआ था, इसी वजह से ये 20 सालों से खाली पड़ा था। इसलिए हम लोगों ने इस घर को बहुत ही अच्छी तरह से रेनोवेट किया। ये घर बहुत ही बड़ा था, 3 बड़े बड़े कमरे और बड़ा सा सहन और बरामदा। इस घर में जाते ही हमें एक वहशत सी आने लगी। इस घर के सहन में कुछ दरख्त भी थे और कुछ दरख्तों को कटवा दिया गया था। बस 1-2 दरख्त ही सहन में मौजूद थे। बड़ा सहन देखकर अम्मी ने वहाँ खूबसूरत लॉन बनाया। कुछ दिन गुजरे तो अम्मी ने अब्बू से कहा कि यहाँ पर कुछ वज़नी चीज़ों का एहसास होता है। ये घर काफ़ी अरसे से खाली पड़ा था, इसलिए हो सकता है कि तुम्हें इसलिए ये सब महसूस हो रहा हो। तुम ऐसा करो कि इस घर में एक कुरान ख़वानी करवा लो। कुरान ख़वानी करवाने के बाद सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। फिर एक दिन हमारे घर के सहन में खून के छींटे नज़र आए। अगले दिन अम्मी ने अब्बू से कहा कि जब मैं सहन में झाड़ू दे रही थी तो मुझे सहन के फर्श पर खून के छींटे नज़र आए, इसलिए अब हमें कुछ करना चाहिए इससे पहले कि ये चीज़ें हमें ज़्यादा तंग करने लगें। फिर अब्बू ने अपने एक दोस्त को फ़ोन किया। उन्होंने पीर साहब से रब्ता किया जो कि उसके पास वाले गाँव में रहते थे। फिर वो पीर साहब हमारे घर आए और कहा कि आप लोगों का शक ठीक है। ये घर काफ़ी अरसे से वीरान था, इसी वजह से यहाँ पर पूरी फैमिली आबाद है, जिसमें बच्चे और बड़े जिन्नात भी शामिल हैं। उन्होंने अम्मी से कहा कि आपने हर जुमेरात को 1 किलो गोश्त किसी वीरान जगह पर फेंक देना है, और वो गोश्त फेंकने के बाद आपने पीछे मुड़कर नहीं देखना, और सहन के हर कोने में दिए रोशन करने हैं। खैर, अम्मी ने ये सब करना शुरू कर दिया। हर जुमेरात जब अम्मी दिए जलाती तो मैं अपने रूम की खिड़की से इन दियों को जलता देखता। 2-3 महीनों तक यही सब कुछ चलता रहा। फिर एक दिन मेरा भाई और बहन खाला के घर से वापस आ गए। मेरे बड़े भाई को कंप्यूटर और गेमिंग का बहुत ही ज़्यादा शौक़ था। मैंने और मेरे भाई ने रात देर तक गेम खेली और 12 बजे के करीब मेरी आँख लग गई। भाई गेम खेल रहा था और रात के 3 बज रहे थे और रूम की भी लाइट ऑन थी। मेरा भाई ऊंची ऊंची आवाज़ में हंस रहा था। उसके हंसने की आवाज़ से मेरी आंख फ़ौरन खुल गई। मैंने जब भाई की तरफ देखा तो मुझे लगा कि ये कोई फ़नी मूवी देख रहा है, लेकिन फिर जब मैंने गौर किया तो वो तो मेरी तरफ देखकर हंस रहा था। उसके हंसने की आवाज़ सुनकर अम्मी अब्बू भी कमरे में आ गए थे। फिर अब्बू ने भाई को बेड पर लिटाया, लेकिन वो मुसलसल हंसता जा रहा था। अम्मी ने उस पर आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी। फिर कुछ ही देर बाद वो खुद ब खुद चुप हो गया।
हमें लगा कि अब वो नॉर्मल हो गया है, और था भी कुछ ऐसा क्योंकि अब वो हंस नहीं रहा था, वो बिल्कुल खामोश था और उसकी आंखों में जो पानी था वो खुश्क होने का नाम ही नहीं ले रहा था। अब वो काफ़ी समझदार थे क्योंकि उन्हें इन सब चीज़ों का इल्म था, क्योंकि मेरे दादा हकीम और आलिम थे। फिर अब्बू ने मेरे मामू को कॉल की जो कि गांव में ही रहते थे। फिर आधे घंटे बाद मामू भी एक वैगन लेकर हमारे घर आ गए। अब्बू ने कहा कि सब गाड़ी में बैठो क्योंकि घर में किसी को भी छोड़कर नहीं जा सकते। हम भाई को लेकर उन पीर साहब के घर चले गए। 5 बजे का वक्त था और भाई के ऊपर काले रंग की चादर दी हुई थी और अम्मी अब्बू कुरानी आयतों का विर्द कर रहे थे। मेरा भाई बिना आंख झपकाए मेरी तरफ देख रहा था। उसकी नज़रों में कुछ ऐसा गुस्सा था जैसे कि मैंने उसका कोई नुकसान कर दिया हो। खैर हम पीर साहब के यहाँ पहुँचे। फिर अम्मी अब्बू ने पीर साहब को सारी सूरत हाल से आगाह किया। फिर वो भाई को लेकर एक रूम में चले गए। मैंने वहाँ अजीबोगरीब चीज़ें देखी, जैसे कि दरख्त पर कोई घुंघरू लटके हुए थे और उनके साथ कोई बड़ी बड़ी बोतलें भी लटकी हुई थीं। ये सब चीज़ें देखकर मेरे डर में मज़ीद इजाफा हो रहा था। मेरी बहन डर की वजह से ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। फिर कुछ देर बाद हमें उस कमरे से ऊंची ऊंची हंसने की आवाज़ें आने लगी। हम लोग गाड़ी में ही बैठे थे। फिर कुछ देर बाद आवाज़ें आना बंद हो गईं। फिर मैंने देखा मेरे मामू मेरे भाई को चादर में लिपटा हुआ लेकर आ रहे थे, और जब मैंने अब्बू की तरफ देखा तो अब्बू पीर साहब से कुछ बातें कर रहे थे। इतनी देर में सुबह हो चुकी थी और डर का जोर भी टूट चुका था। अम्मी ने कुछ पूछना चाहा तो अब्बू ने कहा कि सब ठीक हो गया है, घर जाकर बात करते हैं। उनके चेहरे से परेशानी साफ ज़ाहिर हो रही थी। जब हम घर पहुंचे तो भाई की तबीयत नॉर्मल थी। फिर अम्मी ने भाई को नाश्ता करवाया। उसके बाद भाई सो गया। कुछ देर तक तो उसे बुखार रहा, लेकिन उसके बाद वो ठीक हो गया। फिर कुछ रोज़ बाद भाई और बहन खाला के घर वापस चले गए। फिर अब्बू ने उस दिन वाली बात अम्मी को बताई। मैं साथ वाले रूम में था और मुझे आवाज़ साफ साफ सुनाई दे रही थी। फिर अब्बू कहने लगे कि पीर साहब ने कहा था कि जिस रूम में बैठा ये खेल रहा था उस रूम में जिन्नात के बच्चे रहते हैं, और लाइट ऑन होने की वजह से वो तंग हो रहे थे, इसलिए इस पर साया हो गया था। और वो कहने लगे अच्छी बात ये थी कि आपने वक्त ज़ाया किए बगैर इसे मेरे पास ले आए। अभी वो जिन्नात इस पर पूरी तरह से हावी नहीं हो पाए थे, इसलिए इनका इलाज आसानी से हो गया। खैर अब वो ठीक था। फिर अब्बू ने अम्मी से कहा कि ये जो तुम्हारा छोटा बेटा है यानी मैं, इसका अच्छे से ख्याल रखना। अब्बू की ये बात सुनकर मैं बहुत ज़्यादा डर गया। फिर अम्मी ने अब्बू से कहा कि इस रूम को बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करो। पीर साहब ने भी कहा था कि मैं एक बार फिर से आपके घर में चक्कर लगाऊंगा, अगर ज़रूरत हुई तो अगला लाहे अमल आपको बताऊंगा। खैर फिर अम्मी ने उस रूम को खाली कर दिया। उस रूम में अब कोई भी नहीं जाता था। अब ये बात यकीनी थी कि हम लोग जिन्नात के साथ रहते थे। यहाँ पर छोटी मोटी बातें मामूली थीं, जैसे कि रात को वॉशरूम की लाइट खुद ही ऑन हो जाती और खुद ही ऑफ हो जाती, और कभी कभार तो सहन में किसी के चलने की भी आवाज़ आती थी। फिर एक दिन मैंने अपने भाई से उस रात होने वाले इंसिडेंट का पूछा। मैं उससे पूछता था कि उस रात जो कुछ भी हुआ था क्या वो सब कुछ तुम्हें याद है? और फिर वो कहने लगा बस मुझे इतना याद है कि जब मैं गेम खेल रहा था तो रूम की लाइट खुद ब खुद ऑफ हो गई थी। लाइट के बंद होते ही मैं उठा और दोबारा से लाइट ऑन कर दी। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ भी याद नहीं है। पीर साहब और मेरे भाई की बातें काफ़ी मिलती जुलती थी। पीर साहब ने भी यही बताया था कि इस घर में जिन्नात के बच्चे रहते हैं। खैर उस वाक़ये के बाद अब ज़िंदगी नॉर्मल चल रही है। अभी ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला, क्योंकि कुछ अरसे बाद हमने वहाँ से शिफ्टिंग कर ली ताकि ये वाला हादसा दोबारा किसी के भी साथ पेश ना आए।
تو امید ہے دوستوں آج کی سٹوری آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک لازمی سے کر دیں۔ اگر آپ کے پاس بھی کوئی ہارر سٹوریز ہے تو ڈسکرپشن میں دیے گئے نمبر پر آپ مجھے سینڈ کر سکتے ہیں، میں آپ کی بھی سٹوری ناریٹ کر دوں گا۔ تو ملتے ہیں کسی اور انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔